साथियों, महापुरुषों के विचार ज्यादा लोगों तक पहुंचने के लिए सोशल मीडिया जैसे फेसबुक, व्हाट्सएप पर शेयर कीजिए। साथियों, एनिहिलेशन ऑफ कास्ट, जाति प्रथा उन्मूलन और महात्मा गांधी को दिया गया उत्तर, इस पुस्तक के लेखक है डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर। डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी ने यह भाषण लाहौर जात पात तोड़क मंडल 1936 के वार्षिक सम्मेलन के लिए तैयार किया था, लेकिन यह भाषण जात पात तोड़क मंडल के स्वागत समिति ने इस आधार पर रद्द कर दिया था कि इस भाषण में व्यक्त विचार सम्मेलन के लिए असहनीय है। डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी ने इस भाषण में दो परिशिष्ट जोड़े हैं। परिशिष्ट एक में हरिजन में उनके भाषण की समीक्षा के श्री गांधी द्वारा लिखे गए 2 लेख और जात पात तोड़क मंडल के सदस्य श्री संतराम को लिखा गया पत्र संकलित है, और परिशिष्ट 2 में श्री गांधी के लेखों का उत्तर प्रकाशित किया है। सभी बुद्धिमान और वैचारिक साथियों का ग्रेट इंडियन लीडर्स अनरीड बुक यूट्यूब चैनल में स्वागत है। साथियों, सबसे पहले मैं सभी महापुरुषों को नमन करता हूँ। साथियों, आज के समय में हमारे लोग महापुरुषों की किताबें पढ़ते नहीं है। इसी वजह से उन्हें सही गलत, दोस्त और दुश्मन की पहचान नहीं होती, लेकिन हमारे लोगों को सही इतिहास मालूम होना चाहिए। यही सोचकर मैंने यह प्रयास किया और मैं सफल भी हुआ। साथियों, अब आपको किताब पढ़ना नहीं है, महापुरुषों की किताब में क्या लिखा है सिर्फ सुनना है और देखना है। आप सब मेरे इस कार्य में सहयोग करेंगे, ऐसी मैं आशा करता हूँ। अब मैं समाजवादियों की ओर आता हूँ। क्या समाजवादी लोग सामाजिक व्यवस्था से उत्पन्न समस्या की उपेक्षा कर सकते हैं? भारत के समाजवादी यूरोप में अपने साथियों का अनुसरण करते हुए इतिहास की आर्थिक व्याख्या को भारत के तथ्यों पर लागू करना चाहते हैं। वे कहते हैं कि मनुष्य एक आर्थिक प्राणी है, उसके कार्यकलाप और आकांक्षाएं आर्थिक तथ्यों से परिबद्ध और संपत्ति सत्ता का एकमात्र स्रोत है। इसलिए वे इस बात का प्रचार करते हैं कि राजनीतिक और सामाजिक सुधार केवल भारी भ्रम है और संपत्ति के समानीकरण द्वारा आर्थिक सुधारों को अन्य हर प्रकार के सुधार पर वरीयता दी जानी चाहिए। किसी की भी यह धारणा हो सकती है कि आर्थिक प्रेरणा ही मात्र ऐसी प्रेरणा नहीं है जिससे व्यक्ति प्रेरित होता है। मानव समाज का कोई भी विद्यार्थी इस बात को स्वीकार नहीं कर सकता है कि आर्थिक शक्ति ही एकमात्र शक्ति है। किसी व्यक्ति का सामाजिक स्तर ही अक्सर शक्ति का स्रोत बन जाता और उसके प्रभाव से उसका प्राधिकार प्रदर्शित होता है, जैसा कि महात्माओं का सामान्य व्यक्ति के ऊपर प्रभाव रहा है। भारत में लखपति लोग अकिंचन साधुओं और फकीरों की आज्ञा क्यों मानते हैं? भारत में लाखों दरिद्र अपनी मामूली चीजों को भी, जो उनकी एकमात्र संपत्ति होती है, बेचकर बनारस और मक्का क्यों जाते हैं? भारत के इतिहास में इस बात का चित्रण है कि धर्म सत्ता का स्रोत है, जहाँ पुजारी को सामान्य व्यक्ति से अधिक महत्व प्राप्त है और कभी कभी तो यह प्रथम मैजिस्ट्रेट से भी अधिक होता है। भारत में हर चीज, यहाँ तक कि हड़ताल और चुनाव पर भी आसानी से धर्म का प्रभाव पड़ता है और वह ऐसी घटनाओं को धार्मिक मोड़ देता है। व्यक्ति के ऊपर धर्म की शक्ति का एक और उदाहरण देने के लिए हम रोम के प्लेबियन का मामला लेते हैं। यह मामला इस मुद्दे पर व्यापक प्रकाश डालता है। प्लेबियन लोगों ने रोमन गणराज्य के अधीन सर्वोच्च कार्यकारी सत्ता में भागीदार होने के लिए लड़ाई लड़ी थी और उन्हें प्लेबियनों की असेंबली कोमिटिया सेंचुरियाटा द्वारा गठित पृथक निर्वाचन मंडल द्वारा निर्वाचित एक प्लेबियन वाणिज्य दूत की नियुक्ति कराने में सफलता प्राप्त की थी। वे अपना ही एक काउंसिल वाणिज्य दूत चाहते थे, क्योंकि वे महसूस करते थे कि पेट्रिशियन वाणिज्य दूत प्रशासन के मामले में प्लेबियनों के साथ भेदभाव करते हैं। उन्होंने स्पष्टतः एक बड़ा लाभ प्राप्त किया था, क्योंकि रोम के गणराज्यीय संविधान के अधीन एक वाणिज्य दूत काउंसिल को दूसरे वाणिज्य दूत के कार्य को वीटो करने की शक्ति प्राप्त थी। किंतु क्या वास्तव में उन्हें कोई लाभ हुआ? उत्तर है नहीं। प्लेबियनों को ऐसा कोई भी प्लेबियन वाणिज्य दूत नहीं मिल सका जिसे शक्तिशाली व्यक्ति कहा जा सकता था।
यदि उसका चुनाव पृथक प्लेबियन निर्वाचन मंडल द्वारा किया जाता। प्रश्न यह है कि वे अपना एक मजबूत प्लेबियन वाणिज्य दूत क्यों प्राप्त नहीं कर सकते। इस प्रश्न के उत्तर में पता चलता है कि लोगों के दिमाग पर धर्म का कितना प्रभाव पड़ता है। सारी रोम की जनता में एक यह मान्य प्रथा थी कि कोई भी अधिकारी जब तक अपने कार्यालय की ड्यूटी नहीं संभाल सकता, जब तक कि डेल्फी का ओरेकल यह घोषित न कर दे कि वह देवी को स्वीकार है। डेल्फी की देवी के मंदिर के प्रभारी पुजारी सभी पेट्रिशियन थे, इसलिए जब कभी प्लेबियन किसी ऐसे वाणिज्य दूत को चुनते थे जो पेट्रिशियनों के विरोधी दल का माना जाता था, ऐसी स्थिति में ओरेकल सदा ही यह घोषणा कर देता था कि वह देवी को स्वीकार्य नहीं है। इस प्रकार प्लेबियन को अपने अधिकारों के लिए धोखा दिया जाता था। लेकिन उल्लेखनीय बात यह है कि प्लेबियनों ने स्वयं को इस प्रकार धोखा खाने दिया, क्योंकि पेट्रिशियनों की भांति उनका भी दृढ़ विश्वास था कि किसी अधिकारी द्वारा अपने कर्तव्य का भार ग्रहण करने के लिए देवी का अनुमोदन पहली शर्त है और जनता द्वारा निर्वाचन ही काफी नहीं है। यदि प्लेबियन इस बात का दावा करते कि निर्वाचन ही पर्याप्त है और देवी अनुमोदन आवश्यक नहीं है, तो वे इस राजनीतिक अधिकार का पूरा लाभ उठा सकते थे जो उन्हें प्राप्त था, किंतु उन्होंने ऐसा नहीं किया। वे एक ऐसा अन्य व्यक्ति चुनने पर सहमत हो गए जो उनके लिए कम उपयुक्त था, किंतु यह देवी के लिए अधिक उपयुक्त था, अर्थात पेट्रिशियनों के लिए अधिक अनुकूल था। धर्म त्यागने की अपेक्षा प्लेबियनों ने उस भौतिक लाभ को त्याग दिया जिसके लिए उन्होंने इतना कड़ा संघर्ष किया था। क्या इससे यह प्रकट नहीं होता कि धर्म यदि धन से अधिक नहीं तो उसके बराबर शक्ति का स्रोत हो सकता है। भारत के समाजवादियों का भ्रम इस कल्पना में निहित है कि चूंकि आज यूरोपीय समाज में संपत्ति सत्ता के स्रोत के रूप में अभिभावी है, इसलिए यही बात भारत के संबंध में भी सही है और यही बात भूतकाल में यूरोप के संबंध में भी सत्य थी। धर्म, सामाजिक प्रतिष्ठा और संपत्ति ये सभी सत्ता और प्राधिकार के स्रोत है जो एक आदमी के पास दूसरे की आजादी पर नियंत्रण करने के लिए ही है। एक स्थिति में एक बात अभिभावी होती है जो दूसरी स्थिति में अन्य बात अभिभावी होती है। यह एकमात्र अंतर है। यदि स्वतंत्रता आदर्श है, यदि स्वतंत्रता का अर्थ इस प्रभुत्व का विनाश है जो किसी एक व्यक्ति को दूसरे के ऊपर प्राप्त है, तो स्पष्ट है कि इस बात पर बल नहीं दिया जा सकता कि आर्थिक सुधार ही एक प्रकार का सुधार है जिसे हासिल किया जाना चाहिए। इस प्रकार कोई भी व्यक्ति भारत के समाजवादियों द्वारा अपनाई गई इतिहास की आर्थिक व्याख्या के सिद्धांत पर प्रहार कर सकता है, किंतु मैं इस बात को स्वीकार करता हूं कि इतिहास की आर्थिक व्याख्या इस समाजवादी दावे की वैधता के लिए आवश्यक नहीं है कि संपत्ति का समानीकरण ही एकमात्र वास्तविक सुधार है और इसे अन्य सभी बातों से वरीयता दी जानी चाहिए। फिर भी मैं समाजवादियों से पूछना चाहता हूं कि क्या आप पहले सामाजिक व्यवस्था में सुधार लाए बिना आर्थिक सुधार कर सकते हैं? ऐसा प्रतीत होता है कि भारत के समाजवादियों ने इस प्रश्न पर विचार नहीं किया है। मैं उनके साथ अन्याय नहीं करना चाहता। मैं एक पत्र का उद्धरण देता हूं जो एक प्रमुख समाजवादी ने मेरे एक मित्र को कुछ दिन पहले लिखा था। इसमें उसने कहा था, मैं इस बात पर विश्वास नहीं करता कि जब तक एक वर्ग द्वारा दूसरे वर्ग का दमन और इस प्रकार का दुर्व्यवहार रहेगा, तब तक हम भारत में एक मुक्त समाज का निर्माण कर सकेंगे। जैसे कि मैं एक समाजवादी आदर्श में विश्वास करता हूं, तो मैं अवश्य ही विभिन्न वर्गों और समूहों के बीच संपूर्ण समानता के व्यवहार में विश्वास करता हूं। यह कहना कि ऐसा विश्वास पर्याप्त है। समाजवाद में जो कुछ निहित है उसके संबंध में कोई जानकारी नहीं है। यदि समाजवाद एक व्यवहारिक कार्यक्रम है और केवल एक दूर का आदर्श नहीं है, तो किसी समाजवादी के लिए यह प्रश्न नहीं है कि क्या आप समानता में विश्वास करते हैं। उसके लिए प्रश्न यह है कि क्या वह इस बात को नापसंद करता है कि एक वर्ग की व्यवस्था या एक सिद्धांत के रूप में दूसरे वर्ग के साथ दुर्व्यवहार करता रहे और इसका दमन करता रहे और इस तरह अत्याचार और दमन को चलते रहते देखता रहे और इस प्रकार एक वर्ग दूसरे से अलग हो जाए। अब मैं अपनी बात पूरी तरह स्पष्ट करने के लिए उन कारणों का विश्लेषण करूंगा जो समाजवाद की प्राप्ति में निहित है।
अब यह स्पष्ट है कि समाजवादियों द्वारा अपेक्षित आर्थिक सुधार तब तक नहीं हो सकते जब तक कि सत्ता को हथियाने के लिए क्रांति नहीं होती। सत्ता को सर्वहारा वर्ग द्वारा हथियाना चाहिए। मेरा पहला प्रश्न है कि क्या भारत का सर्वहारा वर्ग यह क्रांति लाने के लिए संगठित हो जाएगा? ऐसे कार्य के लिए व्यक्तियों को कौन प्रेरित करेगा? मुझे लगता है कि अन्य बातें समान रहने पर केवल एक बात जो किसी व्यक्ति को इस बात की कार्यवाही करने के लिए प्रेरित करेगी, वह यह भावना है कि दूसरा आदमी जिसके साथ वह काम कर रहा है वह समानता, भाईचारा और इनसे भी बढ़कर न्याय की भावना से प्रेरित है। लोग जब तक यह नहीं जानेंगे कि क्रांति के बाद उनके साथ समानता का व्यवहार होगा और जाति और नस्ल का कोई भेदभाव नहीं होगा, तब तक वे संपत्ति के समानीकरण हेतु क्रांति में शामिल नहीं होंगे। क्रांति का नेतृत्व करने वाले किसी समाजवादी का यह आश्वासन है कि मैं जाति प्रथा में विश्वास नहीं करता, मेरे विचार में काफी नहीं है। आश्वासन ऐसा होना चाहिए जिसकी गहरी बुनियाद हो, अर्थात एक देशवासी का मानसिक व्यवहार दूसरे के प्रति व्यक्तिगत समानता और भाईचारे की भावना से भरा हो। क्या यह कहा जा सकता है कि भारत का सर्वहारा वर्ग गरीब होने के नाते, गरीब होते हुए भी गरीब और अमीर के अंतर के अलावा कोई दूसरा अंतर होने के नाते, गरीब होते हुए भी गरीब और अमीर के अंतर के अलावा कोई दूसरा अंतर नहीं मानता? क्या यह कहा जा सकता है कि भारत के गरीब लोग जाति या नस्ल, ऊंच या नीच के ऐसे भेदों को नहीं मानते? यदि सच्चाई यह है कि वे मानते हैं, तो इस प्रकार के सर्वहारा से अमीरों के विरुद्ध कार्यवाही करने में किस एकता की अपेक्षा की जा सकती है? यदि सर्वहारा वर्ग संगठित रूप में मोर्चा नहीं लगाता तो क्रांति कैसे हो सकती है? तर्क के लिए मान लिया जाए कि सौभाग्य से क्रांति हो जाती है और समाजवादी सत्ता में आ जाते हैं, तो क्या उन्हें समस्याओं से नहीं निपटना होगा जो भारत में प्रचलित विशेष सामाजिक व्यवस्था से उत्पन्न हुई है? मैं नहीं समझता कि उन पक्षपातों द्वारा उत्पन्न समस्याओं का सामना किए बिना जो भारतीय लोगों में ऊंच नीच, स्वच्छ अस्वच्छ के भेदभाव पैदा करती है, भारत में कोई सामाजिक राज्य एक सेकंड भी कार्य कर सकता है। यदि समाजवादी सुक्तियां बोलने से संतुष्ट नहीं है और यदि समाजवादी समाजवाद को एक निश्चित वास्तविक में बदलने के इच्छुक है, तो उन्हें स्वीकार करना होगा कि सामाजिक सुधार की समस्या मूलभूत समस्या है और वे इससे बचकर नहीं भाग सकते। भारत में फैली सामाजिक व्यवस्था एक ऐसा मामला है जिससे समाजवादियों को निपटना होगा। जब तक वह ऐसा नहीं करेगा तब तक वह अपनी क्रांति नहीं ला सकता, और यदि सौभाग्य से वह क्रांति से पहले जाति की समस्या पर ध्यान नहीं देता है तो उसे क्रांति के बाद उस पर ध्यान देना पड़ेगा। इसे हम दूसरी प्रकार यूं कह सकते हैं कि चाहे आप किसी भी दिशा में देखें, जाति एक ऐसा दैत्य है जो आपके मार्ग में खड़ा है। आप जब तक इस दैत्य को नहीं मारोगे, आप न कोई राजनीतिक सुधार कर सकते हैं न कोई आर्थिक सुधार। खेद है कि आज भी जाति प्रथा के समर्थक मौजूद है। इसके समर्थक अनेक हैं। इसका समर्थन इस आधार पर किया जाता है कि जाति प्रथा श्रम के विभाजन का एक अन्य नाम ही है। यदि श्रम का विभाजन प्रत्येक सभ्य समाज का एक अनिवार्य लक्षण है, तो यह दलील दी जाती है कि जाति प्रथा में कोई बुराई नहीं है। इस विचार के विरुद्ध पहली बात यह है कि जाति प्रथा केवल श्रम का विभाजन करने की आवश्यकता है, किंतु किसी भी सभ्य समाज में श्रम का विभाजन नहीं होता। जाति प्रथा मात्र श्रमिकों का विभाजन नहीं है, बल्कि यह श्रम के विभाजन से बिल्कुल भिन्न है। यह एक श्रेणीबद्ध व्यवस्था है जिसमें श्रमिकों का विभाजन एक के ऊपर दूसरे क्रम में होता है। जाति प्रथा के इस विचार के विरुद्ध एक तीसरा तथ्य भी है। श्रम का यह विभाजन स्वतः नहीं होता, यह स्वाभाविक अभिरुचि पर आधारित है। सामाजिक और व्यक्तिगत कार्य कुशलता के लिए आवश्यक है कि किसी व्यक्ति की क्षमता को इस बिंदु तक विकास किया जाए कि वह अपनी जीविका का चुनाव स्वयं कर सके। जाति प्रथा में इस सिद्धांत का उल्लंघन होता है, क्योंकि इसमें व्यक्तियों को पहले से ही कार्य सौंपने का प्रयास किया जाता है, जिसका चुनाव प्रशिक्षित मूल क्षमताओं के इस बिंदु तक विकास किया जाता जाए कि वह अपनी जीविका का चुनाव स्वयं कर सके।
जाति प्रथा में इस सिद्धांत का उल्लंघन होता है, क्योंकि इसमें व्यक्तियों को पहले से ही कार्य सौंपने का प्रयास किया जाता है, जिसका चुनाव प्रशिक्षित मूल क्षमताओं के आधार पर नहीं किया जाता, ताकि व्यवसायों का यह स्तर जो जाति प्रथा का परिणाम है निश्चय ही घातक है। उद्योग कभी भी स्थिर नहीं होता, इसमें तेजी से और अचानक परिवर्तन होते हैं। ऐसे परिवर्तनों से व्यक्ति को अपना व्यवसाय बदलने की छूट होनी चाहिए। बदलती हुई परिस्थितियों के अनुसार व्यक्ति को अपना व्यवसाय बदलने की छूट होनी चाहिए। बदलती हुई परिस्थितियों के अनुसार व्यक्ति को अपने आप को ढालने की ऐसी स्वतंत्रता के बिना उसके लिए अपनी आजीविका कमाना असंभव हो जाएगा। जाति प्रथा हिंदुओं को ऐसे व्यवसाय अपनाने की अनुमति नहीं देगी जहां उनकी जरूरत है, यदि वे आनुवंशिक रूप से उनसे संबंधित नहीं है। यदि कोई हिंदू अपनी जाति के लिए निर्धारित पेशों के अलावा नए पेशे को अपनाने की बजाय भूखा मरता दिखाई देता है, तो उसका कारण जाति प्रथा की कठोरता ही है। पेशों के पुनः समायोजन की छूट न देकर अधिकतर बेरोजगारी फैलती है, जिसका सीधा कारण जाति प्रथा है जो हमारे देश में मौजूद है। श्रम के विभाजन के रूप में जाति प्रथा में एक और गंभीर दोष है। जाति प्रथा द्वारा उत्पन्न श्रम का विभाजन छाट पर आधारित विभाजन नहीं है। इसमें व्यक्तिगत भावना और व्यक्तिगत वरीयता का कोई स्थान नहीं है। इसका आधार पूर्व निर्यात का सिद्धांत है। सामाजिक कार्यकुशलता का विचार हमें इस बात को स्वीकार करने पर विवश करता है कि औद्योगिक प्रणाली में सबसे बड़ा दोष केवल निर्धनता नहीं है। इस प्रणाली में जो बड़ा कष्ट है वह यह है कि बहुत ज्यादा लोग ऐसे व्यवसायों में लगे हैं जिनके प्रति उनकी प्रवृत्ति नहीं है। यदि किसी ऐसे को व्यवसाय से निरंतर लगा रहना पड़े तो उस व्यक्ति को उससे पीछा छुड़ाने, उसके प्रति सद्भावना न होने और उससे बचने की इच्छा होती है। भारत में अनेक ऐसे व्यवसाय हैं जिन्हें हिंदू निकृष्ट मानते हैं, इसलिए जो लोग उनमें लगे हैं वे उनसे पीछा छुड़ाने को आतुर रहते हैं। ऐसे व्यवसायों से बचने और उन्हें त्यागने की निरंतर इच्छा बनी रहती है। इसका एकमात्र कारण वह निराशाजनक प्रभाव है जो उन पर हिंदू धर्म द्वारा उनके ऊपर आरोपित कलंक के कारण पड़ता है। ऐसे व्यवसाय में क्या कार्यकुशलता हो सकती है जिनमें न तो लोगों के दिल और दिमाग अपने काम में होते हैं। इसलिए एक आर्थिक संगठन के रूप में जाति प्रथा एक हानिकारक व्यवस्था है, क्योंकि इसमें व्यक्ति की स्वाभाविक शक्तियों का दमन रहता है और सामाजिक नियमों की तत्कालीन आवश्यकताओं की प्रवृत्ति होती है। कुछ लोगों ने जाति प्रथा के समर्थन में जैविक दलील दी है। कहा जाता है कि जाति का उद्देश्य प्रजाति की शुद्धता और रक्त की शुद्धता को परीक्षित रखना है। अब नूर जाति विज्ञानियों का मत है कि विशुद्ध प्रजाति के लोग कहीं नहीं है और संसार के सब भागों में सभी जातियों का मिश्रण है। विशेषकर भारतीय लोगों के मामले में तो यह स्थिति आवश्यक है। श्री D.R. भांडारकर ने हिंदू जनसंख्या में विदेशी तत्व फॉरेन एलिमेंट इन द हिंदू पॉपुलेशन विषय पर अपने प्रलेख में कहा है कि भारत में शायद ही कोई ऐसा वर्ग या जाति होगी जिसमें विदेशी वंश का मिश्रण न हो। न केवल राजपूत और मराठा जैसी योद्धा जातियों में विदेशी रक्त का मिश्रण है, बल्कि ब्राह्मणों में भी है, जो इस सुखद भ्रांति में है कि वे सभी विदेशी तत्वों से मुक्त है। जाति प्रथा के संबंध में यह नहीं कहा जा सकता कि उनका विकास प्रजातियों के मिश्रण को रोकने अथवा रक्त की शुद्धता को बनाए रखने के साधन के रूप में हुआ है। वास्तव में जाति प्रथा का जन्म भारत की विभिन्न प्रजातियों के रक्त और संस्कृति के आपस में मिलने के बहुत बाद में हुआ। यह मानना है कि जातियों की विभिन्नताएं अथवा प्रजाति की वास्तविक विभिन्न जातियों के संबंध में यह मानना है कि वे इतनी ही अधिक विभिन्न प्रजातियां थी। तथ्यों को तोड़ना मरोड़ना है। पंजाब के ब्राह्मणों और मद्रास के ब्राह्मणों में क्या जातीय संबंध है? बंगाल के अछूतों और मद्रास के अछूतों में क्या जातीय संबंध है? पंजाब के ब्राह्मणों और पंजाब के चमारों में क्या जातीय अंतर है? मद्रास के ब्राह्मणों और मद्रास के पेरिया में क्या जातीय अंतर है? जाति की दृष्टि से पंजाब का ब्राह्मण उसी प्रजाति का है जिसका पंजाब का चमार है।
और मद्रास के ब्राह्मण की वही जाति है जो मद्रास पेरिया की जाति प्रथा मानव वंश या प्रजाति के विभाजन का निर्धारण नहीं करती है। जाति प्रथा तो एक ही प्रजाति के लोगों का सामाजिक विभाजन है। यदि यह मान लिया जाए कि एक ही प्रजाति के लोगों का सामाजिक विभाजन है, यह मान लिया जाए कि जाति प्रथा मानव प्रजाति को विभाजन कर देती है, तो यह भी सवाल किया जा सकता है कि अगर भारत में अलग अलग जाति और रक्त के समुदायों को अंतर्विवाह करने की अनुमति दी ताकि विभिन्न जातियों और परिवारों को एक दूसरे में समागम से क्या हानि होगी। इसमें संदेह नहीं कि जहां तक आदमियों और जानवरों का संबंध है, उनमें इतना गहरा अंतर है कि विज्ञान उन्हें दो अलग अलग जीव रूपों की मान्यता देता है। लेकिन जो वैज्ञानिक प्रजातियों की शुद्धता, मिश्रणहीनता में विश्वास करते हैं, वे भी दावे के साथ यह नहीं कहते हैं कि अलग अलग प्रजाति के लोग अलग अलग किस्त के होते हैं। वे सभी एक ही नस्ल के अलग अलग किस्मों के होते हैं। वे एक दूसरे की उपजातियों में विवाह करके संतान उत्पन्न कर सकते हैं। ऐसी संतानें जो स्वयं भी आगे संतान उत्पन्न करने में समर्थ होगी और जो बाधा न होगी। जाति प्रथा के पक्ष में आनुवंशिकता और सृजनिकी की तर्कहीन बातें बताई जाती है। अगर जाति प्रथा सृजनिकी यूनिक्स के मूलभूत सिद्धांत के अनुकूल होती तो इसमें किसी को आपत्ति न होती, क्योंकि किसी को भी उक्त व्यक्तियों द्वारा समागम से जाति की किस्त में सुधार लाने में आपत्ति नहीं हो सकती है। लेकिन यह समझना मुश्किल है कि जाति प्रथा के कारण उत्तम स्त्रियों और पुरुषों में सही समागम किस प्रकार सुनिश्चित होता है। जाति प्रथा नकारात्मक तथ्य है। यह केवल अलग अलग जातियों के लोगों को आपस में अंतर्विवाह का निषेध करती है। यह ऐसा सकारात्मक उपाय नहीं है जिससे एक ही जाति के दो उत्तम नर नारी आपस में उपजातियों का प्रादुर्भाव भी सृजनिकी के आधार पर ही होना चाहिए। लेकिन क्या कोई गंभीरता पूर्वक यह कह सकता है कि उन जातियों का उद्गम सृजनिकी के कारण हुआ है? मैं समझता हूँ कि स्पष्ट कारणों से ऐसा मानना बहुत ही असंगत है। अगर जाति का आशय प्रजाति या नस्ल से है तो उपजातियों में पाए जाने वाले अंतर को प्रजाति अंतर नहीं माना जा सकता है, क्योंकि तब उपजातियां उसी परिकल्पना के आधार पर उसी एक मूल नस्ल की उपखंड होगी। इसे स्पष्ट है कि उपजातियों में आपस में रोटी बेटी के व्यवहार पर रोक लगाने का उद्देश्य प्रजाति का रक्त की शुद्धता बनाए रखना नहीं हो सकता। फिर यदि उपजातियों का उद्गम सृजनिकी है, फिर अगर यह मान भी लिया जाए कि जाति का उद्गम सृजनिकी के प्रयोजन से है, तो अंतर्विवाह संबंधी निषेध समझ में आ जाता है। लेकिन विभिन्न जातियों के बीच और विभिन्न उपजातियों के बीच खान पान पर भी निषेधाज्ञा लगाने का क्या प्रयोजन है? आपस में खान पान से तो रक्त पर असर नहीं पड़ता और इसलिए यह नहीं माना जा सकता कि इससे प्रजाति या नस्ल सुधरेगी या खराब होगी। इससे सिद्ध है कि जाति का कोई भी वैज्ञानिक उद्गम कारण नहीं है, और जो इसे सृजनिकी के आधार पर सही बताना चाहते हैं वे विज्ञान का नाम लेकर घोर अवैज्ञानिक विचार प्रस्तुत कर रहे हैं। सृजनिकी को व्यवहारिक संभावना के रूप में तब तक स्वीकार नहीं किया जा सकता जब तक हमें आनुवंशिकता के नियमों पक्का ज्ञान न हो जाए। प्रोफेसर बेटसन अपनी पुस्तक मेडल्स प्रिंसिपल्स ऑफ हेरिडिटी में कहते हैं, यदि संतान में बेहतर मानसिक गुण आए तो उसी के आधार पर यह कहना संभव नहीं है कि वे केवल किसी विशेष वंश परंपरा के गुण के कारण ही आए हैं। हो सकता है कि जो गुण संतान में आए हैं या जो शारीरिक शक्ति उसमें अधिक मात्रा में है वह अनेक कारणों के होने से घटित है, न कि केवल एक आनुवंशिक तत्व के उसके शरीर में होने के कारण। यदि यह तर्क दिया जाए कि जाति प्रथा सृजनिकी की परिकल्पना का परिणाम था, तो उसका आशय वह होगा कि आज के हिंदुओं के पूर्वज आनुवंशिकता के विषय में उस ज्ञान से आशय वह होगा कि वह आज सृजनिकी के आधार पर होती तो उससे किस नस्ल के आदमी पैदा होने चाहिए थे। जहां तक शारीरिक क्षमता संबंध है उसमें हिच्छु प्रजाति सबसे घटिया किस C3 की है। वह छोटे आकार के बोनों की जाति है जिनका शारीरिक विकास अवरुद्ध है।
और जिनमें दम नहीं है। भारत ऐसा राष्ट्र है जिसकी 90% जनता सैनिक सेवा के लिए अयोग्य है। इससे स्पष्ट है कि जाति प्रथा आधुनिक वैज्ञानिकों की सृजनिकी की कसौटी पर खरी नहीं उतरती। जाति प्रथा एक ऐसी सामाजिक व्यवस्था है जो हिंदू समाज के ऐसे विकृत समुदाय की झूठी शान और स्वार्थ की प्रतीक है, जो अपनी सामाजिक प्रतिष्ठा के अनुसार इतने समृद्ध थे कि उन्होंने इस जाति प्रथा को प्रचलित किया और इस प्रथा को अपनी जोर जबरदस्ती के बल पर अपने से नीचे तबके के लोगों पर लागू किया।